सो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स अगर हम लोग वेटेज की बात करें इलेक्ट्रिकल मशीन की, तो इलेक्ट्रिकल मशीन इससे आए हैं 14 क्वेश्चन ईएससी में, 14 क्वेश्चन। और क्वेश्चंस इसमें हार्डली 4 से 5 क्वेश्चन, 4 to 5 क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी सब फाउंडेशन बिल्कुल एकदम, अगर बेसिक्स आता है आपको, जैसे कि ट्रांसफार्मर में पैरेलल ऑपरेशन की कंडीशंस क्या है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन से आपको कंडीशंस पता है, आप इजीली टिक कर सकते हैं आंसर। ट्रांसफार्मर से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आए हैं, जो भी मुझे लगेगा वो मैं डिस्कस करूंगा। तो मैं हार्डली यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल मशीन से। तो मशीन का पोर्शन में 14 क्वेश्चन आए हैं, ये बड़ा अमाउंट है। जैसे कि हम लोगों ने नेटवर्क में देखा था, नेटवर्क में भी 12 क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल मशीन से। आप देखेंगे यहाँ पे नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, नेटवर्क की छोटी छोटी कैलकुलेशंस कैसे काम आती है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन में भी। इलेक्ट्रिकल मशीन में और पावर सिस्टम में, अभी मैं पावर सिस्टम की बात नहीं करूँगा, इलेक्ट्रिकल मशीन में आपको मेनली 2 से 3 स्टेप आपको मशीन का लगता है। बाकी की जो कैलकुलेशन पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बेसिक कैलकुलेशन और नेटवर्क एनालिसिस के ऊपर ही काम होता है। तो देखिए, आइए क्वेश्चन देखते हैं। So guys, this is the question from alternator and induction motor mixed question। घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन का थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। 3 फेज स्टार कनेक्टेड, सबसे पहले 3 फेज स्टार कनेक्टेड 1000 वोल्ट अल्टरनेटर supplied power to a 50 kilowatt delta connected induction motor. If the motor power factor is 0.8 lagging and its efficiency is 0.9, then the line current in alternator, line याद रखना, line current in alternator and phase current in motors respectively। तो हमें यहाँ के गिवन क्या क्या है कि एक स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर दे रखा है, स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर दे रखा है, और एक डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर है। क्या है? डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर है। इसको हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, 3 फेज सप्लाई। और लाइन वोल्टेज कितना है इसका? अगर हम लोग ये दैट इज अल्टरनेटर इंडक्शन मोटर, तो यहाँ पे अगर हम लोग लाइन वोल्टेज की बात करें तो लाइन वोल्टेज है 1000 वोल्ट अल्टरनेटर का, दैट इज अवर लाइन वोल्टेज, लाइन टू लाइन 1000 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार कनेक्टेड है, इस वजह से लाइन करंट और फेज करंट बराबर होंगे। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी, इफिशियंसी के 2-3 फॉर्मूले, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस, और एक और फॉर्मूला है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इस बार हमें लॉसेस से बहुत ज़्यादा काम नहीं है। इस बार हमें अगर इनपुट मिल जाए, इफिशियंसी पता है, इनपुट अगर आउटपुट पता है हमें 500 किलोवाट, तो यहाँ से हम लोग इनपुट निकाल सकते हैं। तो इनपुट कितना हो जाएगा? इनपुट पे अगर बात करें तो इनपुट इक्वल टू आउटपुट 510 किलो में रहने देते हैं इसे हम, अपॉन 0.9, दैट इज 555.55 किलोवाट, दैट इज इनपुट। और हमें पता है कि अगर इनपुट पावर इनपुट स्टार के केस में देखें तो √3 VL IL cos phi इनपुट अल्टरनेटर की तरफ से। तो यहाँ पे अगर देखें यहाँ से, तो यहाँ पे 555.55 √3 VL 1000, लाइन करंट मुझे नहीं पता, cos phi पॉइंट 1 मिनट 0.8 लेगी। ठीक है, और यहाँ से लाइन करंट आ जाएगा 401 एम्पेयर, दैट इज दी लाइन करंट। और यही लाइन करंट जो 401 एम्पेयर है, दैट इज लाइन करंट, और ये जब यह मोटर में जाएगा तो डेल्टा कनेक्शन में क्या है? डेल्टा कनेक्शन में IL इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ IPH। तो जो फेस करंट होगा नियरली 401 डिवाइडेड बाई √3, तो नियरली आ जाएगा 235.5 एम्पेयर, 235.5, नॉट 235, 231.5 एम्पेयर। तो यहाँ से हमें लाइन करंट भी मिल गया और फेस करंट भी मिल गया। यहाँ गलती के चांसेस हो सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग इन डीसी मशीन्स? तो ये वर्ड रेट्रोग्रेसिव बताता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसका मैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन में वाई बी वाई एफ ये सब क्या है, अगर आपको यही नहीं पता है वाई बी और वाई एफ क्या है, तो आप क्वेश्चन में तुक्का मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकते. तो आपको वाइंडिंग का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए. तो हम लोग थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को टिक करते हैं 2 मिनट में. अगर आपको पता है तो 2 मिनट में टिक हो जाएगा. फिर भी थोड़ी देर के लिए हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. सपोज करो दैट इज कम्यूटर सेगमेंट. दीज आर दी कम्यूटेटर सेगमेंट्स. ठीक है, वाइंडिंग बनाते हैं थोड़ा सा हम लोग. अगर मैं वाइंडिंग डिजाइन करूं, इसकी वाइंडिंग डिजाइन करूं, दैट इज लैप वाइंडिंग. इस तरीके से चलता रहेगा वाइंडिंग का पैटर्न. इस तरीके से वाइंडिंग का पैटर्न चलता रहेगा. तो ये जो बैक एंड से, अगर मैं इस बैक एंड से फर्स्ट डिस्टेंस देखूं तो ये मिलेगा मुझे वाई पी, बैक पिच. और फ्रंट एंड से अगर देखूं तो क्या मिलेगा, फ्रंट पिच, वाई बी एंड वाई एफ. तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस बचा है, ये वाला जो डिफरेंस है, ये कहलाता है वाई नेट. तो यहाँ पे वाई नेट इक्वल टू वाई बी माइनस वाई एफ. दैट इज द नेट back pitch, that is back pitch, that is front pitch. अगर y net पॉजिटिव होगा, कब होगा पॉजिटिव, वाई बी, जब वाई बी ग्रेटर देन वाई एफ, तो दैट इज प्रोग्रेसिव वाइंडिंग. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग. और वाई नेट निगेटिव अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा, कब होगा निगेटिव, वाई बी लेस देन वाई एफ. तो ये क्या हो जाएगा, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग. तो यहाँ पे रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग कब है, जब वाई बी लेस देन वाई एफ है. बी इज द आंसर. क्वेश्चन थोड़ा सा था, बट अगर ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे. तो अगर कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, और कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हम लोग इसमें तुक्का भी नहीं मार पाएंगे कैसे क्या होगा. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो फ्रेंड्स, एक और सिंपल क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से लेते हैं हम लोग. अ 500 kVA ट्रांसफार्मर हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 95% एट फुल लोड. Efficiency 95% at full load and also at 60% of full load, both at unity power factor. अब क्वेश्चन दो कंडीशन दे रखी, दो केसेस दे रखे. द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर एट 3/4 फुल लोड विल बी. ठीक है. तो अगर हम लोग गिवन डेटा की थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पे क्या है कि इफिशिएंसी दे रखा है आपको 95% एट फुल लोड, नंबर 1, एंड ऑल्सो एट 60% ऑफ फुल लोड. और पूछा है व्हाट इज द इफिशिएंसी एट 3/4 ऑफ फुल लोड. ठीक है स्टूडेंट. तो हम लोग पहले देखते हैं क्या है. जब भी ट्रांसफॉर्मर में गोल्डन रूल याद रखिए, जब भी इफिशिएंसी की बात करें तो आपको सीधा अटैक लॉसेस पे करना है, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है. तो अगर हम देखें तो इफिशिएंसी के अगर फॉर्मूले देखें हम लोग, तो इफिशिएंसी क्या होता है, इफिशिएंसी आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस. अगर मैं यहां से लॉसेस निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1/efficiency -1 इंटू आउटपुट. लॉसेस मेनली हम लोग कंसिडर करते हैं ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस. अब इस इक्वेशन को यूज करें अगर हम लोग, तो लॉसेस कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं. लॉसेस इक्वल टू केस नंबर 1, एफिशिएंसी कितना, 0.95%,
-1 इंटू आउटपुट देखते हैं। आउटपुट 500 kV है, 500 kV है, 10⁻³ ठीक है, kV को किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद कितने लोड पे? ये फुल लोड पे, दैट इज फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा दैट इज फुल लोड दैट इज पावर फैक्टर, इसलिए 1:1। तो यहाँ पे लॉसेस जो है वो हो जाएगा कोर लॉस प्लस, अगर फुल लोड है तो x² WCU लिखते हैं हम लोग, तो x की जगह क्या हो जाएगा 1 पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या लिख दूंगा कोर प्लस कॉपर, कितना आ जाएगा, ये नियरली कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन देख लेते एक बार, 26.315 किलोवाट, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सिमिलरली आपको बोला है कि बताइए एफिशिएंसी दे रखा है, सेम एफिशिएंसी दे रखा है 60% ऑफ फुल लोड पे। इसका मतलब अगर मैं WCU प्लस 60% लोड है तो मैं क्या करूंगा 0.6 का स्क्वायर WCU, और यहाँ पर भी 220 दैट इज फुल लोड, तो 0.6 हो जाएगा, बाकी पावर फैक्टर भी सेम है तो कोई अंतर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा 0.6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे जो बनेगा दैट इज 15.789 किलोवाट, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो यहाँ से अब सॉल्व करेंगे तो WCU मिलेगा, दो इक्वेशन को जब सॉल्व कर देंगे तो WCU मिलेगा 9.868 किलोवाट एंड WCU मिलेगा 16.45 किलोवाट, और हमें एफिशिएंसी निकालना है, अब तो अब हमारे पास क्या है कॉपर लॉस और कोर लॉस दोनों ही है। अगर अब हम एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी एट 3/4 लोड, तो आउटपुट क्या लिखेंगे हम लोग 500 kVA 10⁻³ इंटू VI cos 5, कुछ भी मेंशन नहीं तो क्या ले लेंगे हम लोग यूनिटी ले लेंगे, कितने पे है 3/4 पे है, आउटपुट दैट इज टोटल आउटपुट प्लस कोर लॉस 9.868 दैट इज इंडिपेंडेंट टू द लोडिंग, प्लस 3/4 का स्क्वायर इंटू 16.45, याद रखिएगा यहाँ किलो है, किलो तो किलो से दिस किलो और दिस किलो कैंसल आउट इंटू 100%, तो यहाँ पे जो आएगा 3/4 पे जो एफिशिएंसी आएगा वो नियरली 95%, सो आंसर विल बी बी। सो गाइस इस तरह से जब क्वेश्चन आए कि कोई भी एक एफिशिएंसी दे रखी है और अलग अलग लोडिंग कंडीशन पे दे दे, तो आपको करना कुछ नहीं है, बार बार ये नहीं लिखने की जरूरत है, आपको बस पता होना है लॉसेस दो ही कंट्रीब्यूट होते हैं, कोर लॉस और कॉपर लॉस, और कौन सी लोडिंग पे, अलग अलग लोडिंग के लिए अलग अलग केसेस बना लेंगे हम लोग। इस तरह से ये कोई पहली बार क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है, इस तरह से हमेशा एक ही ट्रेंड पे क्वेश्चन पूछने का रहा है, ठीक है। जिसने एग्जाम दिया होगा वो इजीली कर लिए होंगे, और गाइस जो लोग अब तैयारी कर रहे हैं ESC को बहुत इजी एग्जाम से, अगर आपका मशीन हो चुका होगा तो ये क्वेश्चन आपने ऐसे ही कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम DC जनरेटर, DC मशीन का क्वेश्चन है, वो भी जनरेटर पार्ट से। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन का लैंग्वेज ये अभी 3 लाइन में दिख रहा है, वहां हो सकता है पेपर में बड़ा सा दिखे, ठीक है, तो घबराना नहीं है, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। अब 500 किलोवाट 500 वोल्ट 10 पोल DC जनरेटर हैज अ लैप वाउंड। DC में दो ही चीज का ध्यान रखना, लैप है या वेव है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने, बाकी बस आपको गिवन अच्छे से समझ में आ गया, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया, सॉल्यूशन बहुत आसान होते हैं मशीन्स में। लैप वाउंड आर्मेचर विथ 800 कंडक्टर कितने हैं 800, इसका मतलब अगर हम लोग गिवन लिखे तो कंडक्टर Z = 800। इफ द पोल फेस कवर 75% ऑफ पोल पिच, इस लाइन का मतलब क्या है वो देखते हैं अभी हम लोग। फिर पूछा है द नंबर ऑफ पोल फेस कंडक्टर इन ईच पोल ऑफ अ कंपनसेटिंग वाइंडिंग विल बी। तो यहां से अगर हम लोग DC मशीन बनाए
सपोज करो दैट इज नॉर्थ पोल, दैट इज साउथ पोल, एक ही पोल से काम है, हमें एन और एस एक ही बना देते हैं। और अगर इसमें हम लोग आर्मेचर बनाए दैट इज ब्रशेस, ठीक है। तो यहां पे दैट इज कंपनसेटिंग वाइंडिंग एरिया, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग ने इस आर्मेचर के कितने पोर्शन को, इतने पोर्शन को कवर किया है। तो अगर हम लोग बोलें तो इसको अगर बोल दें दैट इज पोल पिच, क्या बोल देंगे, पोल पिच, दैट इज पोल आर्क। ये एरिया कितना है, ये वाला पोल आर्क, इसको बोल देंगे हम लोग पोल आर्क, ठीक है, पोल आर्क। तो हम क्या बोलेंगे कि जितना एरिया ये है, तो इसने बोला क्या है, इफ द पोल फेस कवर 75% ऑफ पोल पिच, पोल फेस ने कितना कवर किया है पोल पिच का, 75%। तो अगर हम लोगों को, अगर ये नहीं होता, सपोज करो लाइन नहीं होता और पोल शू यहां तक कवर होता पूरा पोल पिच तक, तो कितना हो जाता, इधर का जितना कंडक्टर है पर पोल उतना कंपनसेटिंग वाइंडिंग का भी होता। बट तो देखते हैं अगर हम लोग, दैट इज कंपनसेटिंग वाइंडिंग कंडक्टर इक्वल टू कंडक्टर पर पैरेलल पाथ, क्योंकि ये सारे किस में डिफाइन है, पर पैरेलल पाथ, और क्या बोल देंगे हम लोग, पर पोल, किसकी, एक पोल की बात कर रहे हैं। तो एक पोल में क्या आ जाएगा, पर पोल, दैट इज कंपनसेटिंग। अगर ये लाइन नहीं होता और पूरा पोल पिच का होता, तो यहां से हमको कंडक्टर रखना था, पैरेलल पाथ रखना था, पोल रखना था, आंसर आ जाता। बट इस बार क्योंकि कंपनसेटिंग वाइंडिंग सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया को ही कंपनसेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंटरपोल रीजन में नहीं। इस एरिया को कौन करता है, इंटरपोल। तो वो बात का इश्यू है। तो यहाँ पे एक फैक्टर से इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग पिच फैक्टर बोलते हैं, पोल पिच अपॉन पोलर, नॉट पोल पिच अपॉन पोलर, पोल आर्क अपॉन पोल पिच, पोल आर्क अपॉन पोल पिच। तो ये रेशो दे रखा है हमें। तो जेड से कितना हो जाएगा, कंडक्टर 800 लेप है, तो लेप में कितना होता है, नंबर ऑफ पोल के बराबर 10 इक्वल टू पी इन लेप, और वेव में कितना होता है, इक्वल टू 2 वेव। तो अभी इस बार हमें लेप दे रखा है, तो कितना हो जाएगा ये 10 पैरेलल पाथ, पोल कितना है 10 इंटू 0.75, तो दैट इज सी, कितना हो गया ये 7, ऑलमोस्ट 6 के आसपास। तो इस तरह से कंपनसेटिंग वाइंडिंग के डिजाइन एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चंस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस द क्वेश्चन फ्रॉम डीसी, अगेन डीसी मशीन, डीसी शंट मोटर से क्वेश्चन है ये, डीसी शंट मोटर से। देखते हैं क्वेश्चन पहले एक बार। क्वेश्चन के मशीन में क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग जितना अच्छा होगा उतना ही सॉल्यूशन आसान होते जाएगा। क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं है तो क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, क्योंकि इसी के अंदर ये लॉक है, इसी के अंदर चाबी मिलेगा। एक बार समझनी है, दूसरी बार पढ़ना, दूसरी बार नहीं है, तीसरी बार पढ़ना। व्हाट इज द यूजफुल फ्लक्स पर पोल और नो लोड ऑफ अ 250 वोल्ट 6 पोल शंट मोटर हैविंग अ wave connected armature winding with tons 110 tons armature resistance of a 0.2 and a armature current 13.3 at no load speed of 908 rpm। तो गाइस यहाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे करंट दे रखा है आपको। तो अब यहाँ पे हम लोग पहले गिवन लिख लेते हैं। अगर मैं ऑप्शंस लिखने की बारी आई तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसकी क्या क्या है। ऑप्शंस है 12.4 मिली वेबर, बी 22.6 मिली वेबर, सी 24.8 मिली वेबर, डी 49.5 मिली वेबर। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है कि शंट मोटर है। शंट मोटर अगर देखा जाए तो बना भी सकते हैं हम लोग। दैट इज मोटर, दैट इज वोल्टेज, दैट इज बैक ईएमएफ,
दैट इज RA, दैट इज वोल्ट, कितना दे रखा है वोल्टेज 250 वोल्ट, दैट इज आर्मेचर करंट शंट मोटर। ठीक है, तो यहाँ से 250 माइनस IARA माइनस EB इक्वल टू 0, तो EB कितना आ जाएगा 250 माइनस, नो लोड पे देख रहे हैं हम लोग अभी 13.3 इंटू 0.2, तो दैट इज बैक EMF कैलकुलेशन अगर करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा ये 247.34। इसके बाद बैक EMF हमें पूछा क्या है, फ्लक्स पूछा है, तो फ्लक्स के लिए हमारे पास क्या है बैक EMF, एक और फॉर्मूला पता है P5NZ/60A, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा EB इंटू 60 इंटू A अपॉन PN और Z, दैट इज टन्स, तो टन इक्वल टू Z/2, तो Z कितना हो जाएगा 110 इंटू 220 टन्स, 220 टन्स। सो यहाँ से फ्लक्स अगर देखें तो 247.34 इंटू 60 इंटू दैट इज वेव कनेक्टेड, तो A इक्वल टू 2 पोल, नंबर ऑफ पोल, वेयर इज नंबर ऑफ पोल 6 पोल, नंबर ऑफ पोल 6, स्पीड 908 RPM, ये सब नो लोड पे निकाल रहे हैं हम लोग, कंडक्टर 220, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 24.8 मिली वेबर, अप्रॉक्सीमेटली 24.8 मिली वेबर, दैट इज द आंसर। सो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको। जो पूछा है एक्चुअली ESC के एग्जाम में क्या होता है कि जो भी पूछा उसका एक फॉर्मूला लगेगा, आपको फॉर्मूला पता हो, उस फॉर्मूले तक पहुंचने में हो सकता है आपको एक आध कैलकुलेशन और करनी पड़े, इससे ज़्यादा की कैलकुलेशन नहीं आती है ESC में। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम इंडक्शन मोटर। अ 500 HP 6 पोल 3 phase 440 volt 50 hertz induction motor speed of 950 RPM on full load. The full load slip and the number of cycles the rotor voltage makes per minute. इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है कि हमें रोटर वोल्टेज के साइकिल्स पता करने हैं, वो भी पर मिनट में। तो इसका मतलब क्या है, ये रोटर फ्रीक्वेंसी काय में होती है साइकिल्स पर सेकेंड, हर्ट्स क्या है साइकिल्स पर सेकेंड। सो रोटर फ्रीक्वेंसी को, जो रोटर फ्रीक्वेंसी है उसको काय में पूछा है, पर मिनट के केस में पूछा है, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चंस कुछ नहीं है। तो अगर देखें हम लोग तो स्लिप निकालना आसान है, 6 पोल की मशीन है और 50 हर्ट्ज से अगर, तो यहाँ पे NS इक्वल टू 120 F/P अगर ये रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1000 RPM, दैट इज NS। स्लिप NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100%, तो यहाँ से स्लिप आ जाएगा 5% के आसपास स्लिप। मैं स्लिप पूरा लिख देता हूँ क्योंकि S और 5 में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, 5%, तो 5% स्लिप निकल गया। अब हमें रोटर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। एक रिलेशन हमें पता है FR इक्वल टू S इंटू FS, दैट इज स्टेटर फ्रीक्वेंसी, दैट इज स्लिप, दैट इज रोटर फ्रीक्वेंसी। अगर ये देखें तो 0.05% इंटू 50 तो कितना हो जाएगा 2.5 साइकिल्स पर सेकेंड, बट हमें चाहिए क्या, पर मिनट में। क्या में चाहिए, पर मिनट में। तो यहाँ बोल देंगे 1 सेकेंड इक्वल टू 2.5 साइकिल, सो 60 सेकेंड मीन्स 1 मिनट, 60 इंटू 2.5 दैट इज आई थिंक 150 साइकिल्स पर मिनट, पर मिनट। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी डी नहीं, सी 150। सो इस तरीके से देखा जाए तो ये एक अच्छे लेवल क्वेश्चन से आप लोगों ने बहुत देखा होगा, काफ़ी इजी है। अगर एक बार किसी ने मशीन थोड़ा सा भी पढ़ लिया होगा तो ये क्वेश्चन उतने ही आसान है आपके लिए, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जितने दूसरे क्वेश्चंस भी है, तो आउट ऑफ 14 में 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं आई थिंक। तो ये
अच्छा लेवल है, मुझे लगा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा लेवल नहीं, कैलकुलेशन है ज़्यादा इसमें, क्योंकि एलसी अलाउ होता नहीं है ईएससी के प्री में, इसलिए हो सकता है कि आपको वहाँ पे प्रेशर के साथ अगर ये कैलकुलेशन करोगे थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है और थोड़ा सा टफ लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। सो 14 क्वेश्चन यहाँ से, 12 क्वेश्चन नेटवर्क से। अब आगे देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट से क्या क्या आया हुआ है, तो हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे अभी। और इसी के साथ बस मुझे ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं ईएससी के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँ, बस मैं उन स्टूडेंट को रियलाइज़ कराना चाहता हूँ जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है कि ईएससी इज़ नॉट अ टफ एग्ज़ाम। इसको बस टाइम मैनेजमेंट, सब्जेक्ट मैनेजमेंट और हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, इस तरीके से हर क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट का फाउंडेशन पता होना चाहिए। ठीक है,